नमस्कार दोस्तों। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन दोनों ही महाशक्ति बनने की दौड़ में सबसे आगे। लेकिन सवाल यह है, अगर इन दोनों के बीच कभी युद्ध हुआ तो आखिर जीत किसकी होगी? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताकत की बात करें तो चीन की सेना को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। लगभग 20 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारत की सेना भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, लगभग 14 लाख एक्टिव सैनिक। संख्या में चीन आगे है, लेकिन अनुभव की बात करें तो भारत की सेना ने लगातार युद्ध और संघर्षों में खुद को साबित किया है। चाहे वह 1965 का भारत पाक युद्ध हो या 1971 का युद्ध या फिर कारगिल युद्ध, भारत ने कई बार पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। इसलिए युद्ध अनुभव के हिसाब से भारत आगे है। अगर आसमान की बात करें तो चीन के पास लगभग 3,300 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास करीब 2,200। संख्या में चीन आगे है, लेकिन भारत के पास राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक जेट हैं, जो किसी भी मुकाबले में पीछे नहीं हैं। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, और यहीं से आता है भारत का असली फायदा। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 से 7,000 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर उड़ते समय लड़ाकू विमानों की मैन्यूवरेबिलिटी यानी मोड़ने घुमाने की क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही उनका पेलोड यानी हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता भी घट जाती है। यानी चीन के विमान जो तिब्बत के एयरबेस से उड़ान भरेंगे, पहले ही बहुत ऊंचाई पर होंगे और पूरी ताकत से उड़ नहीं पाएंगे। तिब्बत में चीन के ज्यादातर एयरबेस 4,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, जिससे जेट इंजनों की शक्ति कम हो जाती है। नतीजा ये कि चीन को अपने फाइटर जेट्स को या तो कम हथियारों के साथ उड़ाना पड़ेगा या फिर कम ईंधन भरना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है उनकी रेंज और स्ट्राइक कैपेसिटी दोनों घट जाएंगी। अब भारत के एयरबेस की बात करें तो भारत के एयरबेस ज्यादातर मैदानी इलाकों या अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर बने हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान और असम। यहाँ से उड़ान भरने वाले विमान पूरे पेलोड और फ्यूल के साथ उड़ान भर सकते हैं। साथ ही भारत के पास लेह, श्रीनगर और पूर्वोत्तर में उन्नत एयरबेस भी हैं, जो फ्रंटलाइन के काफी करीब हैं। हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक अवरोध है। चीन के विमानों को भारत में घुसने के लिए हिमालय को पार करना ही पड़ेगा। इतने ऊंचे पर्वतों को पार करते समय उनकी स्पीड और ऊंचाई लगभग फिक्स हो जाती है। इससे भारत की राडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जैसे S-400 और आकाश आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। यानी चीन के लिए अचानक हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और युद्ध केवल विमानों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सप्लाई लाइन भी अहम होती है। चीन को युद्ध लड़ने के लिए तिब्बत में ईंधन, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स पहुंचाने होंगे, जो ऊंचाई और कम ऑक्सीजन के कारण बेहद मुश्किल और महंगा काम है। भारत के लिए यह कहीं आसान है, क्योंकि मैदानी इलाकों से सीधा सपोर्ट मिलता है। अगर हवाई युद्ध होता है तो चीन के पास विमान तो ज्यादा होंगे, लेकिन वे पूरी क्षमता से लड़ नहीं पाएंगे। भारत के विमान संख्या में कम सही, लेकिन पूरी ताकत से उड़ेंगे और उन्हें घरेलू सपोर्ट मिलेगा। भारत के पास ब्रह्मोस, आकाश और S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम हैं, जो हिमालय पार करते चीन के विमानों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। नतीजा, हवाई युद्ध में हिमालय भारत को एक प्राकृतिक बढ़त देता है। चीन जमीन पर या समुद्र में ज्यादा आक्रामक हो सकता है, लेकिन आसमान में भारत को हराना उसके लिए बेहद कठिन होगा। युद्ध सिर्फ गोलियों और टैंकों से नहीं जीता जाता, पैसा और टेक्नोलॉजी भी बहुत मायने रखते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है। इसका मतलब है कि चीन के पास हथियार बनाने, खरीदने और तकनीक में निवेश करने के लिए ज्यादा संसाधन है। भारत भी पीछे नहीं है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है और आधुनिक हथियारों की खरीद में लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है, यानी भारत पहले हमला नहीं करेगा। वहीं चीन भी परमाणु हमले को अंतिम विकल्प मानता है, लेकिन अगर कभी हालात बिगड़े तो दोनों के पास इतने मिसाइल हैं कि एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें केवल सेना ही नहीं, बल्कि गठबंधन और कूटनीति भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। भारत के पास जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम का मजबूत रणनीतिक समूह है। ये समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक में
चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बना है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत और चीन में तनाव बढ़ता है तो भारत को इन देशों से सामरिक और कूटनीतिक समर्थन मिल सकता है। अब बात करें रूस की, तो रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। आज भी भारत अपने अधिकांश हथियार और रक्षा तकनीक रूस से लेता है, इसलिए संभावना है कि भविष्य में भी रूस भारत को किसी न किसी रूप में सहयोग दे सकता है। दूसरी तरफ चीन को रूस का कुछ हद तक समर्थन मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में रूस और चीन के बीच भी सामरिक सहयोग बढ़ा है। लेकिन यह समर्थन सीमित रहेगा, क्योंकि रूस अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त भारत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चीन को कई देशों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक विवाद है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो या दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी। यही वजह है कि चीन को वैश्विक स्तर पर संदेह और विरोध का सामना करना पड़ता है। यानी निष्कर्ष ये है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत के पास वैश्विक कूटनीति और गठबंधनों का मजबूत सहारा होगा, जबकि चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतना व्यापक समर्थन नहीं मिल पाएगा। तो आखिर अगर युद्ध हो ही जाए तो कौन आगे रहेगा? संख्या, तकनीक और संसाधनों में चीन आगे है, लेकिन अनुभव, रणनीति और भूगोल में भारत का पलड़ा भारी है। युद्ध का नतीजा कभी सिर्फ हथियारों से तय नहीं होता। इसमें मनोबल, नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सच ये है कि भारत और चीन दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं, यानी अगर कभी सीधा युद्ध हुआ तो जीत हार से ज्यादा पूरी मानवता का नुकसान होगा। इसलिए असली जीत इसी में है कि दोनों देश युद्ध से दूर रहकर शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि एशिया की ताकत तब बढ़ेगी जब भारत और चीन साथ मिलकर दुनिया को आगे ले जाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियो के लिए जुड़े रहें हाइपर सोच के साथ। धन्यवाद।